हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो थर्ड स्टेज ऑफ यूपीएससी एग्जाम है, दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले 2 वीडियोज में हमने क्या देखा। फर्स्ट हमने देखा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमें एग्जाम के बारे में जानना चाहिए। तो यूपीएससी एग्जाम जो है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है मेंस एग्जामिनेशन, फिर होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में हमने देखा फर्स्ट वीडियो में। तो हमने जाना कि प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, सेम डे में 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर 2-2 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसका कट ऑफ डिसाइड होता है बाकी बच्चों के परफॉर्मेंस के बेस पे। तो सेकंड पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फिर 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में हमने जाना और यूपीएससी का दोनों में हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या पेपर का नेचर होता है, वो हमने समझा। ठीक है, फिर हमने देखा मेंस एग्जाम। मेंस एग्जामिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम। इंटरव्यू के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है। रिटन एग्जाम जो होता है उसमें 9 पेपर्स होते हैं। तो हमने देखा कि 9 पेपर्स कौन कौन से होते हैं। 2 पेपर्स लैंग्वेज के होते हैं, पेपर ए पेपर बी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर बी उसके नेचर के बारे में, पैटर्न के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जनरल जो फर्स्ट पेपर ऑफ मेंस एग्जाम है, जैसे एसे पेपर, वो कैसा होता है, उसका नेचर क्या होता है यूपीएससी में, उसमें हमसे क्या एक्सपेक्टेशन होता है वो हमने समझा। फिर हमने देखा कि जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर जो होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, उनमें क्या सिलेबस होता है, उनमें क्या मैक्सिमम मार्क्स है, किस टाइप के क्वेश्चन में पूछते हैं और क्या उससे हमारा यूपीएससी का उसमें हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर हमने देखा कि ऑप्शनल पेपर्स क्या होते हैं। ऑप्शनल पेपर जो होते हैं उनमें क्या क्या हम ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए वो डिटेल में बाद में देखेंगे। एक दूसरे शॉर्ट वीडियो में ट्राई करेंगे हम लोग समझने का कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो बेसिकली हम समझ गए कि ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30% पेपर का यूपीएससी रिटन कंपोनेंट का 30% अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शनल का होता है। तो उसे हमें कॉशियसली चूज़ करना चाहिए। और उसके बारे में हमने जाना कि 2 पेपर, पेपर 6 और पेपर 7 ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल का पेपर का स्टैंडर्ड या लेवल या नेचर कैसा होगा उसके बारे में हमने देखा। अब इस वीडियो में जानेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू के बारे में कुछ पहले जनरल नोशन जो कि सही है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू जो है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, वो ऐसा होता है कि जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अपना आफ्टर क्लियरिंग मेंस, आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2 मिलेगा। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 मिलेगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में आपने जो जानकारी दी होंगी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, अपने डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, या आपके जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन उन दोनों फॉर्म में पूछा गया उनके बारे में, उनके इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू प्लान किया जाएगा। ठीक है, उन आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पे ही, आपके लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पे ऐसे एक्सपर्ट्स बोर्ड में पैनल किए जाएंगे जो आपके उस एक्सपीरियंस को सिविल सर्विस के जॉब के पर्सपेक्टिव में एनालाइज कर सके और आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को समझ सके। ठीक है, उसमें उस बोर्ड में एक मेंबर यूपीएससी का भी होगा। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें चेयरमैन और कुछ मेंबर्स होते हैं। उनमें से एक मेंबर आपका बोर्ड का सदस्य भी होगा जो एनालाइज करेगा ओवरऑल प्रोसेस कैसे कंडक्ट हो रहा है, राइटली कंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो नोटिफिकेशन में कुछ जानकारी दी गई पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में वो हम लोग समझ लेते हैं। उसमें बताया गया कि इंटरव्यू बाय बोर्ड, जैसा हमने डिस्कस किया कि जो इंटरव्यू होगा, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसमें कैंडिडेट जो होगा बोर्ड द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा, जिसके सामने कैंडिडेट्स के कैरियर के सारे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होंगे जो कैंडिडेट ने ऑब्वियसली फर्निश किया होगा उनके बारे में, अपने बारे में। तो कैंडिडेट को ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें आम इंटरेस्ट हो, जनरल इंटरेस्ट लोगों का हो, वैसे मुद्दों पे सवाल पूछा जाएगा। जैसे समझ लीजिए अभी गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हो गया तो उससे संबंधित सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी कोरियन पेनिनसुला में यूएस और सदर्न साउथ कोरिया जो है वो अपना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा था। तो उससे नॉर्थ कोरिया को प्रॉब्लम हुआ, तो नॉर्थ कोरिया ने 23 मिसाइल दाग दी साउथ कोरिया के आसपास। उसमें से एक मिसाइल जो है उनके टेरिटोरियल वाटर पे गिर गया, तो डिस्प्यूट हो गया। तो ये भी जनरल मैटर का इंटरेस्ट का सवाल है, तो ये भी आपका इंटरव्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया ग्लोबल बारे में। फिर आपके पर्सनल के बारे में जनरल इंटरेस्ट का सवाल पूछा जा सकता है, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या बैकग्राउंड है। जैसे आप बोले कि मेरा होम टाउन बनारस है, तो आपसे पूछा कि बनारस के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात जो आम जनता को जानने की बनारस के, तो वो आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एसेस करना कैंडिडेट को कि पर्सनल सुटेबिलिटी क्या है कैंडिडेट की फॉर अ कैरियर इन पब्लिक सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट समझने का बात यही है। कोई बंदा इंटरव्यू में सिलेक्ट होता है तो उसे ये समझना है कि इंटरव्यू जब वो देने जाए तो उसके पर्सनल व्यक्तित्व को चेक किया जाएगा कि आप भविष्य में सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो आपका व्यक्तित्व सिविल सर्वेंट के मुकाबले कैसा है, एक जैसा सिविल सर्वेंट हम देश में चाहते हैं उससे आपके कैरेक्टरिस्टिक कितने अलाइंड है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये मार्क्स कौन देगा? बोर्ड देगा, और अनबाइस्ड ऑब्जर्वर जो यूपीएससी अपॉइंट करते हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो है, जैसे यहाँ पे और भी डिटेल में यही बात दिखा गया कि इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो है उसमें जज किया जाएगा। एक सेकेंड, हाँ,
यस, उसमें जज किया जाएगा कैंडिडेट के मेंटल कैलिबर को, ठीक है। तो यहाँ मेंशन किया गया, हाइड हो गया था इसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग जहाँ समझते हैं इसी के बारे में कि असेसमेंट कैसा होगा। तो असेसमेंट ऐसा होगा कि खाली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज चेक नहीं करेगी, आपके सोशल ट्रेट्स भी चेक करेंगे। सपोज आप बोलते हो कि आप रूरल इंडिया से हो, या फिर आप बोलते हो आप सदर्न इंडिया से हो। अब मैं ये सब स्पेसिफिक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब ये सब रेयर है, माने ऐसे बहुत ही बैकवर्ड एरिया से अगर कोई निकल के आता, समझ लो ट्राइबल स्टूडेंट के सामने आता है बोर्ड के सामने, तो उनमें अलग सोशल ट्रेट्स देखने मिल सकते हैं। फिर ऐसा बंदा जो प्रॉपर शहर में रहा है, जो कभी रूरल इंडिया देखा ही नहीं है, उनके अंदर एक डिफरेंट सोशल ट्रेट्स देखने मिल सकता है। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डिवोर्स हो, उनके अंदर डिफरेंट सोशल ट्रेट देखने मिल सकता है। ऐसे बच्चे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनके एक डिफरेंट सोशल ट्रेट देखने मिल सकता है। जस्ट ये मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि कैसे सोशल ट्रेट्स वेरी कर सकता है लोगों में, ठीक है ना। तो वो चेक करेंगे सोशल ट्रेट एक बंदे के अंदर क्या है, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो अपने ट्रेड्स और स्किल्स के कंबाइन करके डिफरेंट चैलेंजेस को सॉल्व करने में अगर सुटेबल है कि नहीं है, वो सुटेबिलिटी भी चेक करेंगे। फिर इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, जैसा मैंने बताया कि बहुत पहले प्रीलिम्स में बताया था और लास्ट 2 वीडियो में मैंने हाईलाइट किया कि यूपीएससी में ज़रूर चेक करता है कि करंट आपके वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट चल रहा है आपके इर्द गिर्द, उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है। आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितना डेप्थ में कोई जानकारी है, कितना रिलेवेंट समझते हो उसको वर्ल्ड। जैसे अगर समझ लीजिए, जैसे अभी रिसेंटली हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कोरियन पेनिनसुला का इशू, तो आप चाहो तो कोरियन पेनिनसुला को पूरा इग्नोर कर सकते हो। पर अगर आप फॉरेन सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो यूपीएससी का बोर्ड चाहेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट बनाओ, आप वैसे इशू को समझो। क्योंकि आप अगर फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हो तो आपके अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस डेवलपमेंट के बारे में। सिमिलरली अगर आप बोलना चाहते हो कि आप जियो साइंटिस्ट हो, आपका पास में जियो साइंटिस्ट रहे हो, तो वर्ल्ड में जितने भी जोग्राफिकल डेवलपमेंट हुए हैं ओशन करेंट के बारे में, या फिर आप बोलो कि जितने भी रिसोर्सेज मिनरल्स निकल रहे हैं, या जियो स्ट्रेटेजिक जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे निकल रहे हैं, जैसे वेनेडियम फाइंड हुआ अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसे डेवलपमेंट आपको पते होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सम ऑफ द क्वालिटीज विल बी जज्ड, जो क्वालिटीज कुछ कुछ जो वहाँ पे बोर्ड जज करेगी उनके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया। क्या हाईलाइट किया? मेंटल अलर्टनेस, ठीक है। हो सकता है आपको जाते उन्होंने आपकी घड़ी में 9 बजा हो, तो 9:30 10 बजे आपके इंटरव्यू का टाइम, पहला इंटरव्यू आपको 10 बजे आपको बुलाया गया और वो आपको बोलते गुड आफ्टरनून, तो आप उस टाइम गुड आफ्टरनून बोल दिए तो वो समझ गया कि आप अलर्ट नहीं हो, बिकॉज आपका 10 बजे इंटरव्यू है, सामने वाला गुड आफ्टरनून बोल रहा है, आप गुड आफ्टरनून क्यों बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोलिए, ठीक है। बोले सर 10 बजे सुबह का, गुड आफ्टरनून कैसे हो गया। तो मैं जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि मेंटल अलर्टनेस का मतलब क्या होता है। फिर क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, असिमिलेशन माने कोई भी चीज़ को एक साथ एकजुट करना, समझ, असिमिलेट करके बताना। जैसे आपको बोल दिया कि इंडिया में जो भी वुमेन प्रॉब्लम है, वर्ल्ड का भी हो, वर्ल्ड एक्सपर्ट में पूछ सकते हैं, पर इंडिया में जो वुमेन प्रॉब्लम उसके लिए सारे मेन जिम्मेदार हैं। तो एक बहुत बड़ा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया। तो आप उसका आंसर बहुत तरह से दे सकते हो, या तो आप उनके आर्गुमेंट को पूरा सपोर्ट कर सकते हो, या आप उनको होलिस्टिक में बता सकते हो कि कैसे सारे इन्फॉर्मेशन आप लेके, कि सोसाइटी से लेके, हिस्ट्री से लेके, फिर आप पॉलिटी से लेके, और फिर और भी जैसे वुमेन को खुद रोल लेके, ये सारे एस्पेक्ट लेके आप कंबाइन करके एसिमुलेट करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो ये क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमुलेशन ऑफ थॉट्स, एसिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ का एसिमुलेशन एबिलिटी भी चेक करते हैं, ठीक है। फिर क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, कि आप कितना क्लियरली एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आइडियाज़ को, कितने कि जैसे आपको कोई थॉट दिया गया, उसको कितना क्लियरली और लॉजिकली ब्रेक कर सकते हो। सपोज आपको बोला गया कि फॉर सपोज इंडिया को 2025 में 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो आप कितना क्लियरली और लॉजिकली सोच सकते हो इन मुद्दों पे, वो एक तरह का क्लियर लॉजिकल एक्सपोजिशन हो गया आपका। फिर बैलेंस ऑफ जजमेंट, सपोज जैसे हमने पास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैलेंज अबाउट इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में डेवलपमेंट चल रहे हैं फॉर पीपल वेलफेयर, ताकि लोग पॉवर्टी से बाहर आ सके, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बने, टूरिज्म बने, बहुत सारी चीज़ें ईजी हो लोगों के लिए वहाँ पे, पर उससे इन्वायरमेंट को खतरा है, जिससे लोगों की लाइफ को डायरेक्टली खतरा है। तो आप उसमें स्वीपिंग जजमेंट नहीं दे सकते कि हमें डेवलपमेंट रोक देना चाहिए, वहाँ पे इन्वायरमेंट को खतरा है, लोगों को खतरा है। और हमें बताना है कि हमें और भी इशूज एड्रेस करना है। जब आप गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में रहोगे तो आपकी जिम्मेदारी रहेगा कि लोगों को पॉवर्टी से भी निकालो, गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट करो। तो वहाँ पे आपको अपना जजमेंट दिखाना है कि दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है, और हाउ यू कैन बैलेंस बोथ बाय डूइंग वेलफेयर ऑफ एवरीबॉडी। आप मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हो अपने एक्शन से, समझ लो। तो आप एक बैलेंस जजमेंट ले रहे हो वहाँ पे, तो वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके। तो वो भी वहाँ पे टेस्ट होगा। तो वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, अब आप जैसे एक जनरल कोई भी इंसान होता है, उसको कोई ना कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट जरूर होता है। जैसे मेरा इंटरेस्ट अभी रिसेंट टाइम में पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको एक तो इंटरेस्ट आपका कितना डाइवर्स है। जनरली लोग बोलते हैं कि आई लाइक सर्फिंग वीडियो, आई लाइक सर्फिंग यूट्यूब, आई लाइक वॉचिंग क्रिकेट, ठीक है, आई लाइक एनालाइजिंग क्रिकेट।
तो जो भी आपका हॉबीज एंड इंटरेस्ट है बेसिकली ये वो वाला एंगल को एड्रेस कर रहा है। तो उसमें आपका इंटरेस्ट कितना 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 डाइवर्स है और उसमें आपको कितना इंटरेस्ट कितना डेप्थ है। जैसे आप बोलेंगे आई लाइक एनालाइजिंग क्रिकेट, तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि बताइए क्रिकेट में किस टाइप के शॉट्स होते हैं, किस किस टाइप के पोजीशन फील्डिंग पोजीशंस होते हैं, लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ है T20 वर्ल्ड कप में उसमें इंडिया के टॉप बैटर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मैंने कुछ भी पूछ सकते हैं बिकॉज डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना। अगर आप एनालिस्ट एनालाइज कर रहे हो क्रिकेट को तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन शायद पता हो, तो उस टाइप की जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। फिर एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन एंड लीडरशिप, आप सोसाइटी में कैसे घुल मिल जाते हो। अगर आपको इस सिचुएशन में डाल दिया गया, समझ लीजिए एक बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी ट्रैवल कम्युनिटी है किसी रीजन पे और कोई लैंग्वेज समझ नहीं पा रही है, ठीक है, और वहाँ पे उनको गवर्नमेंट को उनको समझाना है कि उनके बेनिफिट के लिए उन्हें 4 चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है, ठीक है, आप वहाँ पे अपॉइंटेड हो। तो आप कैसे कम्युनिटी से विद लैंग्वेज बैरियर्स एंड अदर बैरियर्स कैसे आप सोशली उनसे कंबाइन उनमें मिंगल हो सकते हो और उनको लीड कर सकते हो फॉर बेटर कॉज, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए, एक टाइम ऐसा आया कि आप फंस गए बहुत बड़ी भीड़ में और दंगा चल रहा है, आपको वहाँ पे दंगाइयों के सामने मुंह पे मुंह देख के बात करके बोलना पड़ेगा, आंख में आंख डाल के कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप रुक जाइए। और ऐसा कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए कि परsuade करके आप उन्हें बोल सको कि दंगा ना करें, ठीक है ना। वो लीडरशिप स्किल आपको दिखाने पड़ेंगे कम्युनिटी में मिंगल होके, और ऐसा आपको एक्शन लेना होगा कि ऐसा एक्शन लेना होगा कि वहाँ पे जो भीड़ है आपकी सपोर्ट में लग जाए। जो एंटी सोशल एलिमेंट है कुछ कुछ होते हैं जो पूरे भीड़ को भड़काते हैं, तो वो अपने सबमिसिव हो जाए और समझ जाए कि आप एक तगड़े बंदे हो और आप रियल में उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। उसमें ये आपकी सोशल स्किल्स काम आती है, लीडरशिप स्किल काम आती है। फिर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी, अब आपको कोई भी काम दिया गया है, ठीक है, आप सिर्फ 2 तरीके से कर सकते हो। सपोज आपके पास बहुत अनशन पैसा है, तो अगर आपको कोई काम दिया गया तो क्या कर सकते हो, या तो पैसे से कर सकते हो या स्किल से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इट्स अबाउट दैट कि आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन में डाला गया तो आपके अंधा पावर है, आपका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का बहुत ज़्यादा पावर है, एटलीस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और फॉर अ पर्टिकुलर थीम। जैसे आपको डायरेक्टर ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ बना दिया गया तो हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में। सपोज स्टेट में आपको डायरेक्टर बना दिया तो उस स्टेट के जो हेल्थ का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। सिमिलरली अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया तो वहाँ के जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स है उसको इम्प्लीमेंट करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आपका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा, आपके बहुत सारा पावर्स भी रहेगा। तो उन पावर्स को कितना मोरली आप यूज़ करते हो, आप जो बोलते हो क्या वो करते हो, आपका थॉट एक्शन इंटीग्रेटेड माने थॉट और एक्शन सिमिलर है कि नहीं, जो सोचते हो वही बोलते हो वही करते हो, समझ रहे हो, वो इंटीग्रिटी का रिप्रेजेंट करता है आपका। क्या आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी है कि नहीं, माने इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कैसा हो गया कि आप सपोज एक चीज़ में बिलीव करते हो, ठीक है ना, एक आपको अंडरस्टैंडिंग है कि सपोज सोसाइटी में वुमेन को इक्वल रोल मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब जब पॉलिसी मेकिंग में आपको इन्वॉल्व किया जाए, डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व किया जाए, तो आप जैसा सोचते हो क्या वैसा ही पॉलिसी में आप इनपुट दे सकते हो विद स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, ताकि एक अच्छी पॉलिसी बने। तो वहाँ आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी काम आती है। मोरल इंटीग्रिटी आपके मेनली एग्जीक्यूशन में काम आती है, ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में भी मोरल इंटीग्रिटी का रोल है, बट मेनली फील्ड वर्क में, जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटेड हो या फिर ऐसे रोल पे जहाँ पर लोकल लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहाँ पे आप पावर का मिसयूज़ नहीं करते हो और एक मोरल पर्सन की तरह एक्ट करते हो, वो जजमेंट करता है। बिकॉज अपने जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का आए दिन न्यूज़ आता था कि करप्ट है, इतने करोड़ से मिले। रिसेंटली अभी न्यूज़ आया था कि अंडमान का चीफ सेक्रेटरी उनकी गैंगरेप का एलिस्ट केस है, तो उनका बिहेवियर ही गलत है, इज़ नॉट मैंने वो उनका जो बिहेवियर है वो सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स अपने को थ्रू आउट द ईयर मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो भी सिविल सर्वेंट आए उनके अंदर एक मोरल इंटीग्रिटी हो, ठीक है ना। तो उसको टेस्ट किया जाता है इंटरव्यू के तहत। देन नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में और एक चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया गया नोटिफिकेशन में कि टेक्निक क्या होगा। टेक्निक जो होगा वो ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन कि आप बैठ गए आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आपने बोला कि सर मैं बनारस से हूँ, तो नहीं बनारस से नहीं हो, आप तो दुबई से हो, आप आतंकवाद हो, ऐसे आपको एकदम कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया जाएगा, आपको घेर लिया नहीं जाएगा। बट एक नेचुरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, समझ लो, जैसे आपसे पूछा गया और कैसे हो आप, फिर आपने जो जवाब दिया उस पर बिल्टअप होगा, फिर उन्होंने कुछ पूछा फिर आपने जवाब दिया उस जवाब पे बिल्टअप होगा। ऐसे एक नेचुरल कम्युनिकेशन, जैसे मैं आपसे वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करूँ एज्यूम करके कि मैं ये बोला तो आपको ये डाउट आ सकता है, तो उसको मैं एड्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये वैसे तो बहुत ही वन वे कम्युनिकेशन है पर वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी नेचुरल रहेगा, डायरेक्टेड एंड पर्पसिव कम्युनिकेशन का पर्पस उनको पता है कि उन्हें एक सिविल सर्वेंट को रेट करना है, आपके अंदर एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटी कितनी मैच कर रही है, ठीक है। तो वो उनको जज करना आपका हाव भाव, आपके नॉलेज, आपके व्यवहार को देख के, वहाँ पे आपका प्रेजेंस को देख के, ठीक है। तो वो पर्पसफुल कन्वर्सेशन करेंगे, प्लस आप जैसा आंसर देते हो उसके ऊपर बिल्टअप करेंगे, ठीक है ना। काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वहाँ पे। इट इज इंटेंडेड टू रिवील मेंटल क्वालिटीज, जैसा हमने बात किया। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है इज नॉट इंटेंडेड टू टेस्ट आइदर
स्पेशलाइज्ड और जनरल नॉलेज। ऐसा वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उन्हें एकदम स्पेसिफिक रिसर्च बता दो कि सर देखिए ऐसा सोसाइटी में होता है, तो हम लोग जिस पाथ में मूव कर रहे हैं वो गलत पाथ है, ये देखिए फैक्ट्स डेटा। आप चाहो तो पुट कर सकते हो, पर आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करें कि एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज बताओ कि सर देखिए बायोफ्यूल निकालने के लिए हमें एकदम इस लेवल का रिसर्च चाहिए, अभी हम लोग उस लेवल पे है नहीं, ठीक है। तो उस पर आप बता दो प्रोग्रेस डेवलपमेंट टेक्निकलिटी बता दो कि ये मशीन में ये पार्ट होता है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आप लोग को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके रिटर्न पोस्ट में, तो जानकारी के लेके, ठीक है, कि आप कितना जानकारी समझते हो, कितना आपका नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स के बारे में। बट यहाँ पे आपसे सिंपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक जनरल इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन को जानें और नेचुरल कम्युनिकेशन के थ्रू आपके अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ वो चेक करेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया अलर्टनेस, असिमुलेशन, लॉजिकल एक्सपोजिशन, जजमेंट बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड, आप कितने बैलेंस्ड इंसान हो, कम्युनिटी में कितना मिंगल कर सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आप मोरली कितने साउंड हो, ये सब जानकारी जो हमने पहले डिस्कस की, इनका एक समेशन आपका इंटरव्यू का आउटकम डिसाइड करेगा एंड हाउ सक्सेसफुल यू आर इन द इंटरव्यू, ये सब डिसाइड करेगा। तो अब इसके बाद एक लास्ट एस्पेक्ट इंटरव्यू का जहाँ पे जो शेयर किया गया था, नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव टेकन एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट नॉट ओनली इन द स्पेशल सब्जेक्ट्स ऑफ एकेडमिक स्टडी बट ऑल्सो इन इवेंट्स एंड हैपनिंग अराउंड देम। ये हमने पहले ही डिस्कस किया। जैसे समझ लिया आप बोलते हो आपको फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो ये आपके एकेडमिक का डायरेक्टली पार्ट है, हो सकता हो पर जनरली नहीं रहता है, ठीक है, ये आपका हॉबी है समझ लीजिए। या फिर आपने बोला आपको क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उसके क्रिकेट के अराउंड जो हैपनिंग्स है वर्ल्ड में, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और आपका खुद के स्टेट और कंट्री के बारे समझ लिया, आपसे पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट के बारे में कुछ बताइए, ठीक है, या पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। तो ये क्रिकेट के इंटरेस्ट वाले लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, बिकॉज उनका एक स्पेशलाइज इंटरेस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक, उनका जो भी हॉबी है, जो भी उसमें उसमें जो भी इवेंट्स हुए हैं या हैपनिंग हुए हैं उसके अराउंड, उनमें उनका इंटरेस्ट। कई बार कुछ जनरल क्वेश्चन बोल सकते हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर एक एस्पिरेंट्स को पता हो। जैसे समझ लिया आपसे पूछ लिया गया, सपोज अभी गवर्नमेंट लाई है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम लाई थी कोविड के टाइम पे, ठीक है, या फिर वैक्सीनेशन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये जनरल नोन टॉपिक है, जनरली डिबेटेबल टॉपिक है और पब्लिक बिगर इंटरेस्ट का नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके इर्द गिर्द जो इवेंट्स है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अब यूक्रेन रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो वहाँ पे यूक्रेनियन इंडियन यूक्रेन में रुके हुए थे, स्टडी कर रहे थे, उन्हें इवैक्यूएट किया गया, ठीक है, तो उसमें इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वो भी एक जनरल हैपनिंग है जो हर इंडियन को पता होना चाहिए। तो वो भी आप वो भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी एक इवेंट की वजह से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ ऑफ अवेयरनेस आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो एनालाइज करेंगे कि आपका इन जनरल हर मुद्दों पे कैसा इंटरेस्ट है, जिसमें आप बोलोगे अच्छा इंटरेस्ट है या उनको लगा जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट है, वो डेप्थ भी चेक करेंगे, ठीक है। फिर मॉडर्न करंट थॉट, न्यू डिस्कवरीज, राउज ऑफ क्यूरियोसिटी, वेल एजुकेटेड यूथ, ठीक है। ये सिंपल लास्ट में ये लिखा है कि ऐसे सारे मुद्दे जो एक वेल एजुकेटेड यूथ के अंदर क्यूरियोसिटी जगा सके और नई घटनाएं या नई डिस्कवरीज, ऐसे सारे मुद्दों से एक्सपेरेंट को अवगत होना चाहिए। एज एन सिविल सर्वेंट जब आगे जाके बनेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी टाइप का फंक्शन उनको मिल सकता है। एक नेशन के डेवलपमेंट में सब एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इवन जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, रिसर्च हो रहे हैं, उनके बारे में उन्हें ब्रॉडली अवेयरनेस होना चाहिए कि किस डोमेन में हो रहे हैं, उनसे कंट्री को क्या बेनिफिट होगा। तो ताकि वो अगर उसका रोल उनके जैसे डीएम है तो उनके डिस्ट्रिक्ट में अगर वो रोल वो डेवलपमेंट होना है तो वो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, राइट। तो इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में एनालाइज किया जाता है। तो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। फिर आगे जो मेन पर्सनैलिटी इंटरव्यू के बाद अब हम एग्जाम के बारे में समझ रहे हैं। नाउ वी ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज यूपीएससी एग्जाम, व्हाट आर द 3 स्टेजेस, तीनों स्टेजेस के बारे में समझ गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा एग्जाम का स्ट्रक्चर है, कैसा एग्जाम का नेचर है, कितने मार्क्स का वो टेस्ट होता है, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, क्या यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन होता है, ये हम ब्रॉडली समझ गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो ऐसे और वीडियोस के लिए आप सिंपली को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द स्टेप 2, कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो आपने स्टेप 1 पार कर लिया, आपने जान लिया कि एग्जाम क्या है, अब वो स्टेप 2 क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, धन्यवाद।